अगर हम आपसे ये कहें कि भारत को लेकर जो दुनिया एनालिसिस कर रही है वो इतनी डराने वाली है कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार भी समा जाएगा और हिरोशिमा नागासाकी भी समा जाएगा। अब घर में गेहूं आटा चावल जमा करने का वक्त नहीं है, मेडिसिन और ऑक्सीजन जमा करने का वक्त है। क्या ऐसी कल्पना किसी ने की थी? दोस्तों, भारत में हेल्थ केयर सेक्टर का बाजार तकरीबन 27 लाख करोड़ का है और इस 27 लाख करोड़ में से 22 लाख करोड़ पर कब्जा प्राइवेट सेक्टर का है। मुनाफा उसी के पास आता है। इस देश के भीतर में जो न्यूज चैनल चलते हैं उनका अपना बाजार तकरीबन 2 से 3 लाख करोड़ का है और 99% हिस्सा मुनाफे पर टिका है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। इस देश के भीतर में बरस दर बरस जो चुनाव होते हैं, अगर 5 साल में उसको एक साथ जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 50 से 60 लाख करोड़ का यह पूरा बाजार है चुनाव का। सवाल यही है कि इस देश के भीतर में जब सब कुछ पूंजी पर टिकी है, मुनाफे पर टिकी है, बाजार पर टिकी है, तो फिर इस देश में कोई भी संकट आए, कोई भी महामारी आए, उस पर लीपापोती करने के लिए सत्ता, कॉरपोरेट, पूंजी लगाया हुआ हेल्थ सेक्टर में वह तमाम प्लेयर्स और मीडिया, इन सब का नेक्सस एक साथ उभर कर आ ही जाएगा। और टेलीविजन स्क्रीन पर जब आप देख रहे हैं लगातार इस देश में कोविड महामारी को लेकर बहस चल रही है, तो कभी ध्यान दीजिएगा कौन लोग हैं, कौन से डॉक्टर हैं जो इस वक्त आंसू बहा रहे हैं न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर। और न्यूज चैनल वाले भी किन्हें बुला रहे हैं? तमाम प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े अस्पतालों के मालिकान हैं, उसके सीईओ हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, यानी जिन्होंने एक प्रॉफिट का बंगला खड़ा किया। पहली बार भारत के भीतर में वह इमारत ढह कर कब गिर जाएगी, अब सवाल यह हो चला है। यही स्थिति भारतीय राजनीति की है। भारतीय राजनीति में चुनाव कराने के लिए सवाल बंगाल का नहीं है, सवाल तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का भी है। 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई उस चुनाव को अमल कराने को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है कि हम अब मतगणना रोक नहीं सकते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। इस देश के भीतर में बंगाल में क्या हुआ है वह नजारा आपको 1 हफ्ते बाद से मिलना शुरू होगा, जब हो सकता है इतनी बड़ी तादाद में वहां पर संक्रमित मिले और उसके बाद मौत का सिलसिला आपकी आंखों के सामने रेंगता चला जाए। लेकिन आज हम बात इस पर करने नहीं बैठे आपके साथ। हमें तो लगता है कि आज इस देश के उन पन्नों को खोल डालिए जिन पन्नों को अभी भी समेटा जा रहा है, सहेजा जा रहा है और हमारी और आंखों के सामने यह कहकर बार बार परोसा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं आई जब उस देश से नाता तोड़ लिया दुनिया के तमाम देशों ने, आवाजाही बंद कर दी। कोई भी व्यक्ति अगर भारत से आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया चला जाए उसको जेल हो जाएगी, उसको वहां पर बड़ा फाइन देना पड़ेगा। अमेरिका में 4 मई के बाद से इतनी कड़ी पाबंदी है कि आवाजाही भारत से वहां कोई जा नहीं सकता है और वहां से कोई आ भी नहीं सकता, आएगा तो लौट नहीं सकता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है दुनिया में किसी देश को लेकर जिसे एक लिहाज से अनटचेबल की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वहां पर ध्यान नहीं दिया गया कि वायरस अमीर और गरीब को नहीं देखता है। वहां इस बात की दिशा में कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की गई कि राजनीतिक सत्ता और पूंजी तो आती जाती रहेगी, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिली है और एक ही बार उसे गंवानी भी है। 3 विधायक अगर उत्तर प्रदेश के मर गए, अगर इन सारी परिस्थितियों में इस देश के शानदार लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वकील हो, एक लंबी कतार है जिनकी जान जा चुकी है। लेकिन इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार ने न सिर्फ पल्ला झाड़ा हुआ है बल्कि राजनीति की जमीन देखिए कितनी ऊपर लाकर खड़ा कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी के भीतर से आवाज भी आ रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट निर्देश भी केंद्र सरकार को दे रहा है कि आपने जो ऑक्सीजन तय किया है उतना तो दिल्ली को आपको देना ही पड़ेगा। यह कौन सी परिस्थिति है? इस देश के भीतर में क्या वाकई सरकार है या ऐसा वक्त आ गया है जिसमें राष्ट्रपति को कदम उठाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर? इस देश के चीफ जस्टिस को निर्णय लेने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाकर। क्या यह संभव है? इस देश में प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, अपनी सरकार को बर्खास्त नहीं करते हैं और चुनाव मैदान में दोबारा कूदने की स्थिति में कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं आया है, तो मौजूदा वक्त में कोई कैसे आ जाएगा? लेकिन जरा स्थिति को पहले आज आप देख लीजिए, समझ लीजिए। स्थिति की शुरुआत इससे होगी कि अब ऐसी सरकार की नियम और नियम कायदे जिसमें निर्णय हो जाता है, ऐलान हो जाता है कि वैक्सीन 1
मई से 18 साल की उम्र के बाद हर किसी को देने शुरू कर देंगे। लेकिन जो 45 के पार हैं उन्हें भी पहला या दूसरा डोज मिला है या नहीं, और नहीं मिल पाने की वजह कहीं वैक्सीन का नहीं होना तो नहीं है, कोई ध्यान नहीं, किसी दिशा में कोई ध्यान नहीं। इस देश के भीतर में अस्पतालों की कतार राज्य दर राज्य जब देखना शुरू कीजिएगा तो हैरत में आ जाइएगा। लगभग 70% औसत अस्पताल प्राइवेट हाथों में है। वो प्राइवेट हाथ जिन्होंने इससे पहले कभी इलाज नहीं किया। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स इलाज नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन करते हैं, रिपोर्ट्स मंगाते हैं, लाखों का ऑपरेशन होता है। पहली बार मास लेवल पर हेल्थ केयर का सवाल उठा है। और ध्यान दीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर इसलिए तमाम बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर, सीईओ या मालिकान आकर बैठ रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर आकर बैठना शुरू कर देगा और उसने बताना शुरू कर दिया कि दरअसल अस्पताल तो मुनाफे का केंद्र है, इसमें तो 2500% तक मुनाफा होता है। आप कहेंगे इतना ज्यादा? हमें लगता है आज इन पन्नों को खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मनी साइफोन की मशीन भारत में अस्पताल के तौर पर ही है, और डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री उसकी उस कमाई से जुड़ती है जिस अस्पताल से वो जुड़ता रहा है। वहां पर कितनी कमाई वह अस्पताल को दे सकता है, आज हम उसके आंकड़े भी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मालिक के आंखों से आंसू निकल जाते हैं ये कहते हुए ऑक्सीजन नहीं थी, 25 मर गए। और आज बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी दी, 8 की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पहली नजर में स्टेट फेल है, और स्टेट फेल है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ना हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, ना ही इस देश के भीतर में जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल से लेकर पीएमओ के भीतर जो पूरी की पूरी कोटरी बैठी हुई है उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में पहले इस्तीफा हुआ करते थे, अब इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि इस देश का यह संकट खत्म नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है। और आने वाले वक्त में जो माना जा रहा है कि लगभग 10 से 30 गुना तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह कल्पना के पार है कि क्या वाकई हमारे पास कोई ऐसी सोच बची नहीं है जहां हम उस वैकल्पिक सोच को देश के सामने रख सकें और उसे अब लागू करा सकें, जिससे इस देश में मास लेवल पर, हम तो कहेंगे कि मैसेकर हो रहा है इस देश के भीतर में, और मास लेवल पे जो लोगों की मौतें हो रही हैं उसको रोका जाए। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या तुरंत इस देश में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन जानी चाहिए? क्या इस देश के भीतर में तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईआईटी और आईएम या जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, सोचते हैं, उनके जरिए इसको किस रूप में इस देश में मेडिसिन, इस देश के भीतर में हॉस्पिटल, इस देश के भीतर में ऑक्सीजन, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे मजदूरों, तमाम मरीजों को घरों में रखा जाए, इन तमाम बातों के जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्या? और इस प्रक्रिया के भीतर में पहली बार संकट मेडिसिन और ऑक्सीजन का अगर आया है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, मरीजों को बचाने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, मरीजों को किस रूप में इलाज मिले इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने की कोशिश के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन यह कहने को तैयार नहीं है कि आज की तारीख में इस देश में अब नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत आने पड़ी है, जहां पर वाकई राष्ट्रीय सरकार बने और पार्टियां खत्म हो, इलेक्शन खत्म रोक दिए जाएं। इन सब चीजों से देश नहीं बचेगा, इलेक्शन से लोग नहीं बचेंगे तो कैसे चीजें होंगी? अगर हम आपसे यह कहें कि भारत को लेकर जो दुनिया एनालिसिस कर रही है वो इतनी डराने वाली है कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार भी समा जाएगा और हिरोशिमा नागासाकी भी समा जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? क्या इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार को खत्म करके इस देश में नेशनल गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है? इस देश में कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आता? वो डरता है मौजूदा राजनीतिक सत्ता से कि कल उसका कहीं नाम हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कॉर्पोरेट वाला अपने पीछे हाथ खींचे हुए है, बॉलीवुड आधे से ज्यादा खाली हो गया, विदेश चला गया, कॉर्पोरेट के तमाम लोग विदेश चले गए। अब इस बीच में तो भारत अलग थलग पड़ के एक टापू की तरह दुनिया के सामने पड़ा हुआ है, जहां से लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। जिम्मेदारी इस देश के लोगों को क्यों नहीं लेनी होगी? दुनिया के लिए भारत का मेडिकल हेल्थ केयर का बाजार इसलिए सस्ता और लुभाने वाला है क्योंकि यहां पर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत बेहद गरीब है, तो यहां सस्ता इलाज हो जाता है, इलाज ना कहें यहां सस्ता ऑपरेशन हो जाता है। यही इस देश का सच है। क्या यह सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस देश के भीतर में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए? क्या इस देश के भीतर में तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो उन्होंने वर्क किया है इस बात को लेकर कि कैसे रिसर्च होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, कैसे मास लेवल पर इलाज की जरूरत है, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है उनसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। इस देश की सेना सक्रिय हो चली है, अब वो जगह जगह पर अस्पताल बना रही है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही हमारा जब मुनाफे पर, प्रॉफिट पर टिका हुआ होगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे मास लेवल पर इलाज की दिशा में वैक्सीन पहुंचाएगा? वो तो ब्लैक मार्केटिंग करेगा। यही हो भी रहा है। आखिरी बात,
स्थिति आज की तारीख में जो भी है, आने वाले वक्त में कोई उम्मीद और आस इसलिए नज़र नहीं आती है क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर, हम सामाजिक तौर पर और हम आर्थिक तौर पर, तीनों परिस्थितियों में देश की जो स्थिति है उसमें दुनिया के सामने भारत की स्थिति जर्जर हो चली है। और कोई उम्मीद इस देश के भीतर में गवर्नेंस के सरोकार जनता के साथ कैसे हो, जनता का जुड़ाव इस देश की राजनीतिक सत्ताओं से कैसे हो, इन सब से हटकर अभी भी ये मानकर चला जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो बच जाएगा। अगर ऐसा होता, वायरस अगर पैसा और नहीं पैसा देखता तो वो अमेरिका में इतना तांडव नहीं मचाता, वो ब्रिटेन में इतना तांडव नहीं मचाता, वो यूरोप को इतना परेशान नहीं करता। इसीलिए जो सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, उन्हें ये समझना होगा जब तक एक एक व्यक्ति इस देश का सुरक्षित नहीं है तब तक आप भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।